दशकों से ख़ास करके शहरों में झुगी झोंपड़ियों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र पहुंचता है और कुछ घंटों का या कभी उतना भी वक्त नहीं देते हुए उसको ख़त्म करता है। लेकिन आज जो हम जिस तथाकथित बुलडोज़र जस्टिस का शब्द भी इस्तेमाल करना बहुत अजीब है। वो जो हम देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक मतलब जो संविधान को कई तरीक़ों से उस पर जो धज्जियाँ ये सरकार पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि उसको तोड़ता जा रहा है, उसमें एक बहुत अहम गिरावट ये बुलडोज़र जस्टिस की है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, दुनिया में भी शायद ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर कोई अपराध करे तो उसका घर तोड़ा जाए। ये कहीं भी कानून नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और बात है कि ये तय करना कि किसी ने एक अपराध किया है, उसके लिए एक प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है। तो मान लीजिए कि किसी के बच्चे ने किसी साथी को छुरे से मारा है, अपराध है, और अपराध के लिए एक पूरा कानूनी व्यवस्था है। बच्चा अगर अपराध करे तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है। लेकिन कहीं भी कानून ये नहीं कहता कि या इजाज़त देती कि सरकार एक तरह से बदले की भावना से एक बहुत टारगेटेड तरीके से उनके परिवार के लोगों का घर तोड़ दे। तो वाई आई कॉल दिस अ रेड लाइन, मतलब संविधान से हम जितना दूर जाते जा रहे हैं, ये एक बहुत अहम गिरावट है। क्योंकि सरकार एक ही समुदाय के लोगों को मुख्य रूप से इससे टारगेट कर रहा है और उनके घरों को कुछ घंटों के या उतना भी नोटिस दिए बिना उसको तोड़ रहे हैं। हम लोग पिछले 1-2-3 सालों में ये जो दूसरा दौर मोदी सरकार का रहा है, तब से ये एक नई प्रक्रिया हम देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार का जो पहला दौर है उसमें हम लिंचिंग के लिए उसको याद करेंगे, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होके किसी को पीट के मारने का, वो एक तरह का उसका एक सिंबल देख रहे हैं। लेकिन दूसरे दौर में अब हमें लिंच मॉब की ज़रूरत नहीं है, भीड़ की ज़रूरत नहीं है। सरकार ही सीधे एक तरह से एक समुदाय के ख़िलाफ़ सीधे तरीके से कानून को बिल्कुल अलग रखते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। इज़राइल में हम कुछ सुनते हैं कि जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ में कुछ हद तक इस तरह का काम हो रहा है, कहीं और हमने नहीं सुना है इसके बारे में। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ये 2 घटनाएं तो आपने देखी। मैं मध्य प्रदेश में IAS में था। बहुत दुख होता है, बहुत शर्म होती है ये देखते हुए कि ये कार्रवाई, एक रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के किसी भी एक ज़िला नहीं बचा है अब जहाँ पे किसी न किसी तरह से इस तरह का टारगेटेड डेमोलिशन नहीं हुआ हो। मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में कोई भी ज़िला बचा नहीं है इससे। मैं क्योंकि सरकार में रहा हूँ, IAS में रहा हूँ, IAS में हम लोग एक वादा करते हैं जब हम प्रवेश करते हैं। और वजाहत साहब यहाँ बैठे हैं जो इनफैक्ट डायरेक्टर थे, मेरे वक्त में नहीं थे पर वो भी डायरेक्टर रहे हैं IAS एकेडमी। तो हम लोग बार बार जो नए अफसर ट्रेनी आते हैं उनको एक बात बताते हैं कि आप चुने हुए सरकार के नौकर बाद में हैं, सबसे पहले आप संविधान के नौकर हैं, संविधान के रक्षक हैं। और चुने हुए सरकार के लोग अगर आपको उस संविधान के खिलाफ कोई आदेश देते हैं तो आपका फ़र्ज़ ये नहीं है कि आप उसको मानें, बल्कि आप उसका विरोध करें। मैं इंतज़ार में हूँ। मैंने बहुत ध्यान से, क्योंकि मध्य प्रदेश से ख़ास करके मेरा लगाव है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसा अवसर
जहाँ डीएम कहते हैं, वहाँ के डीएम कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ आज तक वो अधिकारी जिसने संविधान को अपने दिल के पास रखते हुए संविधान के सीधे खिलाफ ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसका जवाब किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया है। ये बेहद शर्म, बेहद दुख की बात है। और जो लिंच मॉब की बात है, मैं मध्य प्रदेश से थोड़ा हट के पिछले साल जो नूह में घटनाएं हुई थी उसको याद करना चाहता हूँ। नूह बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ ज़िला है, लगभग 80% मुस्लिम आबादी है उसमें। लेकिन नीति आयोग ने एक सूची बनाई थी सबसे अविकसित ज़िलों का, और नंबर 1 सबसे अविकसित ज़िला पूरे देश में नूह निकला, जो बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ, जो जहाँ पे सारे फॉर्चून 500 कंपनीज़ वगैरह सब वहाँ पे आलीशान, उसके साए में, उसके एक अंधेरे में नूह पड़ा है। बहुत मुश्किल से वहाँ के लोग कुछ आगे बढ़ पाए, लेकिन वो 4 दिन जहाँ वहाँ बुलडोज़र चले, लोग वहाँ बताते हैं कि कोई बड़ी भी अगर कोई दंगा होता तो इतना नुकसान वो नहीं कर पाता जितना सरकार ने खुद बुलडोज़र ला के वहाँ पे किया। उसकी गंभीरता को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और वो एक अपवाद था नूह की घटना का, इसलिए भी मैं उसको याद कर रहा हूँ, जहाँ पे वहाँ के जो हरियाणा, चंडीगढ़ में जो बैठे हुए हरियाणा के हाई कोर्ट के 2 जजेस ने सो मोटो उस पर ध्यान रखा और कहा कि ये एक बिल्कुल गैरकानूनी, असंवैधानिक प्रक्रिया है, और सरकार को इसको करना, इट्स अ फॉर्म ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ दिनों में अगले सुनवाई तक वो जो मामला था ही उनसे हट के किसी और बेंच को दिया गया और मामला आगे बढ़ा नहीं। तो बस इतना, मेरे बहुत अच्छे साथी यहाँ हैं, वो बात जोड़ेंगे। मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं बुलडोज़र का वर्तमान इस्तेमाल, वो सिर्फ गरीबों के ख़िलाफ़ अन्याय करने का तरीका नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से हम एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है कि हम संविधान के हर मूल्य को बिल्कुल एक तरह से रद्दी के टोकरी में फेंकते हुए, रोनते हुए ये बुलडोज़र चल रहे हैं। इसका विरोध हिंदुस्तान का हर नागरिक ना करे, फिर वही बात याद आती है जो कई बार कहा जाता है कि ये आज किसी और का हो रहा है, आज किसी और का हो रहा है। एक दिन आपके घर के सामने भी बुलडोज़र खड़ा हो सकता है, और फिर आप किसकी तरफ मुड़ेंगे।